राम राम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का पूरा निचोड़, यानी कि एसएसटी में ये काम आएगा आपके। एसएसटी जिनका पेपर है लैंग्वेज सेकंड का, उनके लिए ये काम आएगा। सीटेट हो, एचटेट हो, फीसटेट हो, रीट हो, कोई भी हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लगाता इन वीडियो में बनाने का, क्योंकि लोग 3-3 घंटे में ये चीज बताते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपका समय भी कम लगे और मौके पर अगर आप पढ़ जाओ तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चलो, आरंभिक लोग किस नदी के किनारे रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। आरंभक लोग किस कार्य में कुशल थे? कुशल संग्राहक थे। 800 वर्ष पुराने गेहूं तथा जो फसल के उत्पादन की जानकारी कहाँ से मिलती है? पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से। जहां के निवासियों ने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया? भेड़, बकरी, गाय और बैल। कई बार प्रश्न ये आता है कि यहाँ के निवासियों ने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू नहीं किया। तो भेड़, बकरी, गाय और लास्ट में कुत्ता दे दिया, तो आप कुत्ता लगा के आओगे। उत्तर ये पक्का पता है, लेकिन भेड़, बकरी, गाय और बैल। 8,000 वर्ष पूर्व लोग जहां रहा करते थे उस स्थान को कहा जाता था गांव। कृषि का विकास कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास। चावल सर्वप्रथम कहाँ उपजाया गया? विंध्य पर्वत के उत्तर में। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब फूले फले? 4700 वर्ष पूर्व। अपने देश के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इंडिया, भारत। इंडस इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस शब्द से निकला है। आप वीडियो को स्किप मत करना, अंत में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। इंडस शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? इंडस शब्द का संस्कृत में अर्थ है सिंधु। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंदु, हिंदू अथवा इंडोस कहा है। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को क्या कहा गया है? इंडिया। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भरत। भारत के नाम से है भरत। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? पांडुलिपि है, लिखित स्रोत है, अभिलेख और पुरातत्व साक्ष्य हैं। पांडुलिपि मेनुस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ है। तो पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी हुई लिपि, जिसको हम पांडुलिपि बोलते हैं। पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती थी? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की शाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इतिहास के लिखित स्रोत महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि नाटक संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे मिले हैं। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत अभिलेख, पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लेखित होते हैं। अभिलेखों में शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण होता है। पुरातत्व साक्ष्य पत्थर और रेत से बनी इमारतें, चित्र, मूर्तियां आदि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मोहर और औजार, आभूषण आदि भी पुरातत्व साक्ष्य हैं। कहाँ की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं? कुरनूल की। कहाँ की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं? कुरनूल की। कहाँ की पुरास्थल से शत्रुमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, जिनके छिलकों पर चित्रांकन किया गया था? महाराष्ट्र के पटना से। महाराष्ट्र के पटना से। मध्यपाषाण युग किस समय को कहा जाता है? 12,000 से 10,000 साल पहले के समय को मध्यपाषाण युग। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व। गेहूं, जौ, बकरी, भेड़, बकरी, मवेशी आदि कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े आदि कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा आधुनिक प्रदेश से, आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल, मवेशी के अवशेष कहाँ से मिले? महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश से। गेहूं और दुल्हन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? दुल्हन नहीं है जी, दलहन है, सॉरी। साथ साथ हासी मजाक चलता रहता है। गेहूं और दलहन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए?
गुफर काल, आधुनिक कश्मीर। अभी आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी जो पहली बार हिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है उनको ये चीजें आम लगती होंगी। आप कृपा करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आपको, चलो एक बार जब हमारी निगाह से निकल जाती है ना कोई चीज, जब हमारे सामने ऑप्शन आता है तो हम समझ लेते हैं। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम, आधुनिक कश्मीर से। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद, आधुनिक बिहार से। चिरांद, आधुनिक बिहार से। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हुल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश से। हुल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर आदि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? पैथमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश। जहां भी पल्ली लगेगा ना, इस बात का ख्याल रखना, कोई भी गांव के पीछे पल्ली लगता है ना ज्यादातर, तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। जैसे पोचमपल्ली था, ठीक है, जैसे इसमें पैथमपल्ली आ गया, ये आंध्र प्रदेश के हैं। बुर्ज होम में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के। कहां से सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने तथा भेड़ बकरी पालन के कारण करने के परिणाम मिलते हैं? बोलन दरा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाकों में मेहरगढ़ से। तो अब मेहरगढ़ पता लग गया कहाँ है? पाकिस्तान इलाके में, बलूचिस्तान के पास है। कहाँ की कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया? ये भी मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में। मानव के बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ 8,000 साल पहले। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत के मुख्यतः कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के नगर कितनी भागों में बैठे हुए हैं? 2 या 2 से अधिक। महान स्नानगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महान स्नानगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ? महान से है तो मोहन, बस इतना ही ख्याल रखना, मोहन जोदड़ो। ठीक है जी। किन नगरों से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, लोथल। कालीबंगा, लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अग्नि काली है, वहां पे बंगा है, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, लोथल। कौन से नगरों से भंडार ग्रह के अवशेष मिले हैं? भंडार ग्रह के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है जी। नगनी अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगा, लोथल से। और महान स्नानगढ़ कहाँ? महान यानी कि मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिली, आंगन की चारों ओर कमरे। अधिकांश घरों में अलग स्नानघर या कुएं होते थे। नालियां ढकी हुई होती थी, जिससे घरों के नाले जोड़े जाते थे और जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। हड़प्पा के शिल्पकार अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसे धातु का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता से सबसे आकर्षक वस्तु क्या मिली? मन के बात और फलक। सबसे आकर्षित वस्तु हड़प्पा सभ्यता से क्या मिली? मन के, यानी कि जो माला में डाले जाते वो मन के, बात और फलक। हड़प्पा के लोग जो पत्थर की मोहर बनाते थे, उस पर किसके चित्र बने होते थे? जानवरों के चित्र। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? काला और लाल रंग। 7,000 साल पहले कहां से कपास की खेती के साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ से। कहां से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले? कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। किस स्थान से चांदी का एक फूलदान, ढक्कन, कुछ तांबे की वस्तु प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? राजस्थान और पश्चिम एशिया देश ओमान से। हड़प्पा सभ्यता में टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ से किया जाता है? आधुनिक कर्नाटक। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात करते हैं? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। गुजरात के हड़प्पा कालीन धोलावीरा कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे बसा हुआ एक नगर है। यह नगर 3 भागों में विभक्त है। जहां से पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लोथल, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ नगर। देखो जी, कई बार प्रश्न ये आता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। और कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की खंबार की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह है, जहां से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल से एक
इमारत मिली है जहां पर मनके बनाए जाते थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती आज से 7,000 साल पहले की। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, ये आ गए अब इंपॉर्टेंट अपने अपने और प्रश्न। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, 3500 साल पुराना है। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? सूक्त कहलाती हैं। सूक्त शब्द का अर्थ है अच्छी तरह बोला गया। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्रकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत? ठीक है, याद रखना ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राकृत प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जनता या पूरा समुदाय के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? जन और विश्व शब्द। महापाषाण कब्र की प्रथा कब शुरू की गई? लगभग 3000 साल पहले। कब्र बनाने की प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित है? दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर। मृतकों को किन किन वस्तुओं के साथ दफनाया जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी में कब्र से क्या मिला? 33 सोने के मनके और शंख। इनाम गांव जो कि भीमा की सहायक नदी के घाट किनारे स्थित है, जहां से हमें क्या प्राप्त हुआ था? 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गई और कब्र के अवशेष। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता है? जन के द्वारा। 3000 साल पहले जो परिवर्तन हुआ उसके तहत राजा का चुनाव किस विधि के तहत होने लगा? अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ द्वारा। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्णों में विभक्त किया है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों में से किसे यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था? भी यज्ञ में कर सकता है। क्षत्रिय तथा वैश्यों को था, ठीक है जी, ब्राह्मण और शूद्र को नहीं। किस वर्ण को किसी भी अनुष्ठान की अनुमति नहीं है? शुद्ध की। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को किसके समान समझा जाता था? शुद्ध के। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पर। शिकारी, शिल्पकार, भजन संग्रह आदि को क्या माना जाता है? अछूत। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जनों के बसने की जगह। जन मतलब होता है लोग, लोगों के बसने की जगह। पद। जनपद काल में लोग कहाँ निवास करते थे? झोंपड़ियों में। जनपद काल में कौन कौन सी फसल की खेती की जाती? चावल, गेहूं, धान, जौ, डाले, गन्ना, तिल, सरसों आदि। दूसर पात्र किस रंग में प्राप्त होते हैं? दूसर और लाल रंग में। महाजनपद काल का प्रारंभ कब हुआ? 2500 वर्ष पहले। महाजनपद की क्या विशेष व्यवस्था थी? किलेबंदी की जाती थी और नियमित वेतन पर सैनिक रखे जाते। महाजनपद काल में फसलों पर कर क्या था? उपज 1/6 हिस्सा। कारीगरों से हर किस रूप में लिया जाता है? श्रम के रूप में। महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करना होता है। पशुपालक और जानवरों के प्रति व्यापारियों से किस प्रकार कर लिया जाता है? व्यापारियों से कर विक्रय पर कर लिया जाता था और खाद्य संग्रहकों में जंगल से प्राप्त वस्तुओं का कुछ भाग लिया जाता था। महाजनपद काल में कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? हल लोहे के बनने लगे जिससे पैदावार बढ़ने लगी। धान का रोपण होने लगा। मगध जनपद कहाँ था? गंगा तथा सोम नदी के तट पर। महाजनपद की शक्तिशाली शासक कौन है? बिंबिसार और अजातशत्रु। मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी राजगृह और बाद में पटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो प्रश्न इसमें से भी बन सकता है कि मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो आप इस बात का ख्याल रखना कि प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले मगध पर किसने आक्रमण किया? मैसिडोनिया की राजा सिकंदर ने। 2300 साल पहले मगध पर किसने आक्रमण किया? मैसिडोनिया की राजा सिकंदर ने। सिकंदर का यह आक्रमण क्यों सफल नहीं हो पाया? सैनिकों के इनकार के कारण सिकंदर को व्यास नदी से वापस जाना पड़ा। तो किस नदी से वापस गए? ब्यास से। ब्यास देखो, वह से वह है, ब्यास नदी से। बज्जी जनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इनमें से भी प्रश्न पक्का आता है भी कौन सी किसकी राजधानी थी?
बजी जनपद की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? गणीय संघ। बजी संघ का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ से 2300 साल पहले। वजी संघ पर आक्रमण करने के लिए किसने अपने मंत्री को सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था? अजातशत्रु ने, जो मगध के राजा थे। मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु। चलो जी, बजी जंग को किसने जीतकर अपने राज्य में मिलाया? गुप्त शासकों ने। बौद्ध और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ, यानी कि जिन्हें गौतम भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ का जन्म, देखो जी, सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध के ही नाम है। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले। बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते थे? शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध, ब से बुद्ध, ब से बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, याद रखना ये। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनारा में। कहां में हुई? कुशीनारा में, नारा लगाकर मृत्यु हुई, कुशीनारा, याद रखना। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ वाराणसी के निकट दिया। प्रथम उपदेश ये भी आ जाता है कि प्रथम उपदेश कहां दिया? तो वाराणसी, सारनाथ में। बुद्ध से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन दुख हो, कष्ट से भरा हुआ हो, लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्म संयम है। बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठना, उपनिषद। ठीक है जी, निषद मतलब होता है नियर, नेड़े, जिन्हें अपन नेड़े कहते हैं, हिंदी च नजदीक। उपनिषदों में किस विषय पर चर्चा की गई है? मृत्यु के बाद के जीवन पर तथा आत्मा के अस्तित्व के विषय में। उपनिषद काल की महान विदुषी महिला कौन थी? गार्गी थी। कौन थी जी? गार्गी थी। कौन थी जी? गार्गी थी। सत्यकाम जवाल जिसका शिष्य था गौतम ब्राह्मण का, सत्यकाम जवाल का नाम किस पर पड़ा? अपनी माँ के नाम पर। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने की। ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत व्याकरण की रचना, व्याकरण हिंदी की नहीं, संस्कृत की, किसने की? पाणिनि ने। ठीक है जी, ये भी याद रखना। उपनिषद क्या मतलब होता है? गुरु के समीप बैठना, ये मेन है। संस्कृत व्याकरण में लघु सूत्रों की संख्या कितनी है? 3000। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। वो बुद्ध धर्म के हैं, इसलिए उन्हें बौद्ध धर्म में माना जाता है। जैन धर्म की स्थापना कब हुई? ये भी 2500 साल पहले हुई। जय महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? वजी संघ के लक्ष्मी अक्षत्रिय कुल में। महावीर स्वामी को घर छोड़कर कब चले गए? 30 वर्ष की आयु में छोड़ के चले गए। महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की शिक्षा क्या थी? सरल रूप में जीवन जीना, गृह त्याग, अहिंसा के नियम का पालन करना, सभी जीवों का संरक्षण करना, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना। महावीर स्वामी की शिक्षा किस भाषा में है? देखो जी, उनकी भी भाषा प्राकृत थी, इनकी भी भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं? गुजरात के बल्लवी में 1500 वर्ष पूर्व। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जिन शब्द से हुई है। जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता। जय जिनेन्द्र, आप बोलते हैं ना, जय जिनेन्द्र। संघ क्या है? संघ एक संगठन जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। बिना पिटक क्या है? बिना पटिक संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम है। ठीक है जी, ये याद रखना, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम है। संघ में किन किन का प्रवेश था? स्त्री और पुरुष दोनों का। संघ में शामिल होने का क्या नियम था? संघ में शामिल होने के लिए बच्चों को माता पिता, उदासी को स्वामी से, कर्जदार को देनदारियों से, स्त्रियों को अपने पति से तथा राजकर्मियों को अपने राजा से अनुमति लेना आवश्यक था। बौद्ध विहार क्या है? वर्षा ऋतु में रहने के लिए स्थल जो प्राय लकड़ी और ईंटों से बने होता है उसे बौद्ध विहार कहते हैं। आश्रम व्यवस्था किसने विकसित की? ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई। आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बान आश्रम और संन्यास आश्रम। किन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आगे आ गया मौर्य समाज और अशोक। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो जी, मौर्य से याद रखना, चंद्र आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य की स्थापना किसके सहयोग से की? कौटिल्य चाणक्य के हिसाब से। मौर्य राज्य की स्थापना कब की गई? 2300 वर्ष पूर्व। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र की। तो याद रखना, पाणिनि किसकी रचना है? ये भी याद रखना। ठीक है जी, और चाणक्य किसकी रचना है? चाणक्य किसकी रचना है? ये है अर्थशास्त्र की। चाणक्य किसकी पुस्तक?
चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र की। याद रखना, मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। कहाँ लिखा है कि उत्तर पश्चिम के कंबल कहाँ लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र में। नजराना क्या था? अनियमित रूप से लिया जाने वाला कर नजराना कहलाता था। मौर्य काल में जंगल में निवास करने वाले लोग शासक को क्या देते थे? हाथी, लकड़ी, मधु और मोम। हाथी, लकड़ी, मधु और मोम। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। अशोक 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 ने ही जनता तक अपने संदेश किस भाषा में पहुंचाए? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किन किन का प्रयोग किया? अभिलेखों का। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर लिया? ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद। आगे चलते हैं। अशोक द्वारा चलाया गया धर्म क्या है? सभी धर्मों का मिला जुला रूप जिसमें कभी भी देवता की पूजा करना, धार्मिक रीति रिवाज का कर्म कांड करने के आवश्यकता नहीं थी। धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं? धम्म महापात्र। धम्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया गया? सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि में। चीन की दीवारें का निर्माण क्यों करवाया? उत्तरी सीमा की पशुपालक में रक्षा करने के लिए। चीन की दीवार कब बनाई गई? 2400 वर्ष पूर्व। चीन की दीवार का निर्माण कार्य कितने समय तक चला? 2000 वर्ष तक। लोहे के औजार और खेती। भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 3000 साल पहले। जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां तथा जुताई के लिए हल और फाल के प्रमाण कितने वर्ष पहले प्राप्त हुए? 2500 वर्ष पूर्व। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। भारत के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में कौन रहते थे? वेला, तमिल। भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्से में कौन रहते थे? बेला, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी, उनवार, साधारण स्वामी और कडेसियर और अदामई भूमिहीन मजदूर या दास। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक का क्या कार्य होता है? कर वसूल करना और उसके साथ न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करना। स्वतंत्र छोटे किसानों को क्या कहा जाता है? गृहपति। स्वतंत्र छोटे जो मतलब आजाद है उसको क्या बोला जाता है? गृहपति। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। यूनान का प्राचीन नाम क्या था? बेरिगाजा। यूनान का प्राचीन नाम क्या था? बेरिगाजा। यूनान से किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? शराब, तांबा, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी आदि। यूना सोने और चांदी के सिक्के। यूनान को क्या निर्यात किया जाता है? जड़ी बूटियां, हाथी दांत, सूती कपड़े, रेशम, इत्र आदि। 2000 साल पहले मथुरा किन की दूसरी राजधानी बना? कुशानों शासकों की। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति बनाने और धार्मिक केंद्र के रूप में। पूरा स्थलों में जो बर्तन मिले वहां किस प्रकार के हैं? बहुत पतले और सुंदर काले रंग के। शिल्प कला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै। शिल्प कला के प्रमुख केंद्र याद रखना, उत्तर में बनारस है और दक्षिण में मदुरै। मदुरै को आगे पढ़ते हैं हम। शिल्पकार और ओ व्यापारियों का संघ कहलाता है शेरानी श्रेणी। सॉरी श्रेणी है ना। श्रेणियों का क्या कार्य है? बैंक का कार्य करना, लाभ के लिए धन जमा करना। अरिक्का मंडू पुदुचेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? 2200 से 1900 वर्ष पहले एक पतन था। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च को क्या कहा जाता था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मिर्च को क्या कहा जाता था? काला सोना। संगम कविताओं में मूवेदार शब्द के परिवारों के लिए प्रयोग किया? चोल, पांड्या और चेर शासकों के लिए। पश्चिम भारत में किनका साम्राज्य था? सातवाहन शासकों का। पश्चिम भारत में किनका साम्राज्य था? सातवाहन शासकों का। सातवाहन शासकों के प्रमुख राजा कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासकों में प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? मां गौतमी बल श्री के अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? दक्षिण पथ के स्वामी। रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? सन
7,000 साल पहले। जिस रास्ते से रेशम पश्चिमी देशों में लाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शासक थे कुषाण शासक। सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किया? कुषाण शासकों ने, याद रखना। कुषाण शासकों का सर्वर प्रमुख राजा कौन था? कनिष्क। बुद्ध की जीवनी का क्या नाम है? बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कौन थे? ये याद रखना, अशोक घोष जी। या बुद्ध चरित्र अशोक घोष, याद रखना। ठीक है जी। अशोक घोष किसके दरबारी कवि था? कनिष्क का था। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण कहाँ हुआ था? मथुरा और तक्षशिला में। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में कहाँ तक फैल गया? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन देशों में बौद्ध धर्म से पहले कौन सा धर्म था? थेरवाद धर्म। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? 1600 वर्ष पूर्व। यानी कि आज अगर 2024 चल रहा है तो 1600 वर्ष पहले आया। चीनी यात्री हेनसंग कब आया? चीनी यात्री, याद रखना, चीनी यात्री ही फाहियान था और चीनी यात्री ही हानसंग था। ये कब आए भारत? 1400 और 1600। भक्ति शब्द किस शब्द से बना है? भज से बना है। भज शब्द का अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। बद्ध शब्द का अर्थ है बज शब्द का अर्थ है विभाजित करना यानी कि बांटना या हिस्सेदारी, यही बात है। भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ की गई? भगवत गीता में। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में। ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में है? बाइबल में है। 1700 साल पहले किसके द्वारा संस्कृत में प्रशस्ति कविता लिखी गई? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित कविता कहाँ के अशोक स्तंभ पर लिखी गई है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर। प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना। इलाहाबाद प्रशस्ति में किन का वर्णन है? आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणापथ के 12 शासक, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण तथा संघ के राज्यों। इलाहाबाद का पुराना नाम, ये बहुत बार प्रश्न आता है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग है। प्रयाग उज्जैन और तथा पाटलिपुत्र किन शासकों के अंदर था? गुप्त शासकों का। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। याद रखना, गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ओनली चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक। किस गुप्त शासक ने महाराज जिद्राज की पदवी धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिम भारत के सैन्य अभियानों में शकों शासकों का प्रतिसाद किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख द्वारी कवि कौन से? कालिदास और आर्यभट्ट। तो याद रखना, कालिदास और आर्यभट्ट ये दो बंदे हैं। ये दोनों कब थे? चंद्रगुप्त जब द्वितीय था। चंद्रगुप्त जब द्वितीय था। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? हर्षचरित्र से। हर्षचरित्र की रचना किसने की? भानभट्ट ने की। ठीक है, याद रखना। हर्षचरित्र की राजधानी रचना किसने की? भानभट्ट द्वारा। हर्षचरित्र द्वारा किस पुस्तक भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? थानेसर। कौन ये चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में यहाँ रहा? चीनी यात्री हेनसांग। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में यहाँ रहा? चीनी यात्री हेनसांग। हर्षवर्धन को दक्षिण में किसने रोका? चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे? पल्लव तथा चालुक्य। पल्लव शासकों की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम। का चालुक्य शासकों की राजधानी कहाँ क्या थी? अहोल। रवि कीर्ति किस दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। किसने पल्लव तथा चालुक्य को समाप्त किया? राष्ट्रकूट तथा चोल वंश के संस्थापकों ने। महादंडनायक किसे कहा जाता है? मुख्य अधिकारी। कुमारा मात्या किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण मंत्री को। नगर सृष्टि कौन होता है? प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थवा कौन होता था? व्यापारियों के काफिले का नेता। इस समय नेता में क्या व्यवस्था थी? नियमित वेतन ना देकर भूमि दी जाती थी। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? नरगम। कालिदास के नाटक की क्या विशेषता थी? ब्राह्मण को संस्कृत भाषा में और अन्य लोगों तथा महिलाओं को प्राकृत भाषा में बोलते दर्शाया गया है। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी किस में वर्णित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी किस वर्णित है? 1400 वर्ष पहले किसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की? आज से 1400 साल पहले किसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की? पैगंबर मोहम्मद ने। इमारतें, चित्र और किताबें। लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली, दिल्ली में। लोहा स्तंभ कितने वर्ष पुराना है? 1500 वर्ष। लोहा स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से ज्यादा, यानी कि लगभग 21 फुट है वजन और 3 टन से ज्यादा वजन है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। सांची का स्तूप आएगा जी, आगे देखना आप, टीला आ गया। स्तूप में किस की अस्थियां होती है? भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों की। प्रारंभिक स्तूपों को क्या कहा जाता है? धातु मंजूष्य।
प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए वर्ताकार पथ को प्रदक्षिणा कहते हैं। ठीक है जी। वेदिका क्या है? वेदिका प्रदक्षिणा पथ को घेरने के लिए लगाई गई रेलिंग वेदिका। तमिल महाकाव्य सल्दिकाराम में किसकी कहानी है? कोवलम नामक व्यापारी की। मणि मेखलई तमिल महाकाव्य में किसकी रचना है? कोवलम तथा माधवी की प्रेम कहानी। सल्पादिकरम की रचना किसने की? इलांगो नामक कवि ने। पुराणों में क्या चर्चा की गई है? विष्णु, शिव, दुर्गा इत्यादि देवी देवताओं की कहानियां, पूजा विधि। पुराण किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो ज्यादा जरूर रखना। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। जैन धर्म में किस भाषा में लिखे गए थे ग्रंथ? वो प्राकृत भाषा में, वो भी प्राकृत भाषा में। महाभारत का संकलन किसने किया? संकलन मतलब किसने लिखी? व्यास ऋषि जी ने। व्यास ऋषि जी ने। रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? आर्यभट्टनम नामक पुस्तक। ठीक है जी। आर्यभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? आर्यभट्टम नामक पुस्तक। आर्यभट्टम पुस्तक में क्या बताया गया? दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, और ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क और वृत्त की परिधि मापने की विधि। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में कोई लून ने किया। याद रखना, सबसे पहले कागज का जो आविष्कार हुआ वो चीन में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी कहाँ से मिलती है? बगदाद से मिलती है। इराक की राजधानी बगदाद से मिलती है। इतिहासकार, वैसे ये छठी की बुक हो चुकी है, बाकी का हम कल कर ले। ठीक है जी। ओके, मिलते हैं कल। हिस्ट्री के लिए आपको 6, 7, 8 ही पढ़नी पड़ेगी। पेपर 2 के लिए एसएसटी में यह काम आएगी, और हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए काम आएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी टाइम हो रहा था सोने का, नींद भी आ रही है। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। रात को वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, और जितना भी समय मिलता है आपके लिए जुड़ते हैं। कल मैं ये पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, और 3rd, 4th और 5th सीटेट 1 ईवीएस कंप्लीट करा देंगे, और सीटेट 2 की एसएसटी कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू सो मच।